नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और हमारी जो पॉलिटी की क्लास चल रही है, संपूर्ण क्लास जो चल रही है पॉलिटी की, तो आज ये उसका नेक्स्ट वीडियो है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगने पर लाइक कीजिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए हम लोग अपने अगले लेक्चर पर बढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा संविधान की प्रस्तावना पर। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है प्रस्तावना की। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वनडे एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, स्टेट PCS हो, सिविल सर्विस हो, यहाँ तक कि इनसे मेंस के भी क्वेश्चन बनने हैं। प्री में तो आते ही आते हैं, इससे लगभग क्वेश्चन आते ही आते हैं PCS लेवल में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात की जाए सर्वप्रथम प्रस्तावना किस संविधान में लिखी गई थी, तो USA का जो संविधान था उसमें सबसे पहले प्रस्तावना की शुरुआत की गई थी। तो आइए हम लोग एक बार जो अपनी प्रस्तावना है उसको एक बार पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद में आगे का टॉपिक देखते हैं। तो आप लोग भी इसको पढ़ने के बाद कम से कम याद ही कर लीजिए। याद तो आपको करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा संविधान है इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज है, तो कम से कम आप उसकी प्रस्तावना को तो याद करना ही चाहिए आप लोगों को। तो आइए मैं पढ़ दे रहा हूँ और आप एक दो बार पढ़ने के बाद में इसको मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप याद ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे यहीं से ही सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको ये याद है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यह है हमारी प्रस्तावना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसको याद करेंगे, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चलिए आगे जो हम बात करेंगे, आगे हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, मतलब कि उसके मेन जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है वो क्या है, यानी कि प्रस्तावना के जो तत्व हैं हम लोग उन पर बात कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तत्वों पे बात करते हैं। तो महत्वपूर्ण 4 मूल तत्व हैं प्रस्तावना में जो हमको देखने पड़ते हैं। कि पहला जो तत्व है महत्वपूर्ण, संविधान के अधिकार का स्रोत। संविधान के अधिकार का स्रोत का मतलब है कि प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिकृत करता है। दूसरा जो पॉइंट है वह भारत की प्रकृति कैसी होगी। तो जो प्रस्तावना है वो ये घोषित करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्यव्यवस्था वाला देश होगा। इससे भारत की प्रकृति जो है प्रदर्शित होती है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या निकल के आता है प्रस्तावना से, कि संविधान का उद्देश्य इसमें पता चलता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, ये हमको प्रस्तावना से ही पता लग जाता है। तो इसका मूल उद्देश्य यह है कि इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य जो हैं क्या क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जो है ये सारे के सारे संविधान के उद्देश्य हैं। और प्रस्तावना से हमें क्या जानकारी मिलती है, संविधान के लागू होने की तिथि जो कि 26 नवंबर 1949 दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं जो संविधान, जो हमारी प्रस्तावना है उसमें जो कीवर्ड जो लिखे हुए हैं उनको लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं एक्चुअल मीनिंग उनको नहीं पता होता है। कि अगर डिफ़ाइन करने की बात आ जाए, जैसे संप्रभुता हमारा लिखा हुआ है प्रियम्बल में, अगर किसी से कह दो कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है तो अधिकांश लोग नहीं बता सकते। तो आज हम लोग वो जो कीवर्ड है उनको भी आज डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो देखते हैं, पहला जो वर्ड है वो है संप्रभुता। संप्रभुता का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि इसके मतलब कि हमारे देश के ऊपर इसके और कोई और शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब कि जो हमारा देश है भारत, आज़ाद होने से पहले इसके ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था, तो
जो उससे पहले के जो हमारा संविधान बना नहीं था, उससे पहले जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट थी, उसको कहीं ना कहीं इंग्लैंड जो पार्लियामेंट थी वो जो रूल पारित करती थी वही मानने पड़ते थे। तो जब आज़ाद होने के बाद जो हमारा संविधान बन गया तो उसमें लिखा गया है कि इस हमारे ऊपर जो है कोई और शक्ति नहीं है, ये अपने मामलों का निस्तारण स्वयं करने के लिए स्वतंत्र है। तो इसका संप्रभुता हम लोगों ने देख ली। अब नेक्स्ट वर्ड आ जाता है समाजवादी। समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अब बात कर लेते हैं समाजवादी की। तो समाजवाद भी 2-3 तरीके का होता है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके का बता दे रहा हूँ कि एक होता है साम्यवादी समाजवाद, जो हम लोगों ने नहीं अडॉप्ट किया है। हमारे यहाँ जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। अब बात करते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करें तो लोकतांत्रिक समाजवाद जो होता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जो मिश्रित जिसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। तो हमारा जो संविधान है उसने लोकतांत्रिक समाजवाद को एक्सेप्ट किया है, ना कि साम्यवादी समाजवाद जो कि चाइना में है। साम्यवादी समाजवाद का मतलब है कि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सरकार के अंडर में ही आएंगी। जितना भी व्यापार होगा, जितनी भी फैक्ट्री कंपनी वगैरह हैं, वो सब सारी की सारी गवर्नमेंट के अंडर ही रहती हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि हमारे लोकतांत्रिक जो हमारा समाजवाद है, इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो है वो साथ साथ मौजूद रहते हैं। तो अगला कीवर्ड जो है हमारा धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि मतलब कि कहते हैं कि हमारा देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष है। इसको भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो धर्मनिरपेक्ष की बात कर लें तो इसका मतलब है कि अगर कहा जाए कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तो इसका मतलब है कि हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। कहने का मतलब है कि जो हमारा देश है उसका कोई पार्टिकुलर धर्म नहीं है। जितने भी भारत में धर्म हैं उन सभी को समान महत्व दिया जाएगा। सरकार जो है वो समान समर्थन देगी। और धर्मनिरपेक्ष की मैं एक और आपको दूसरी बता दूं, जो अमेरिका में परिभाषा है। अमेरिका भी एक धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी धर्म को समर्थन नहीं देगी। तो अपने यहाँ और वहाँ में दोनों में डिफरेंस ये है कि अमेरिका की जो है वो जो गवर्नमेंट है वो किसी भी धर्म को समर्थन नहीं देगी। जो भारत की है तो ये क्या करेगी, जितने भी धर्म है सभी को समर्थन देगी, किसी पार्टिकुलर एक को नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि धर्मनिरपेक्ष मतलब कि अमेरिका में किस तरीके का है और भारत में किस तरीके का है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट की पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है लोकतांत्रिक। प्रस्तावना में जो अगला की पॉइंट है वो है लोकतांत्रिक। बात अगर हम लोकतांत्रिक की करें तो लोकतांत्रिक का मतलब है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। यानी कि चुनाव के द्वारा जनता चाहे तो जो गवर्नमेंट है उसको चुन सकती है, उसको हटाने का बदलने का भी उसे अधिकार होता है। तो इसको लोकतंत्र कहते हैं। एक होता है राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है कि जो राजा होता है या राज्य का प्रमुख होता है वो वंश परंपरागत होता है, और लोकतंत्र में जो मुखिया होता है उसको चुना जाता है, जैसे कि अपने यहाँ है लोकतंत्र। अच्छा, लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात पहले कर लेते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड। अच्छा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता क्या है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो वहाँ की जनता है उसको कोई जैसे कि कुछ पहल करनी है, जैसे जनता अगर चाहे कि कोई योजना बनानी है या किसी पे कानून बनाना है तो उसके लिए जनता अपने खुद से पहल कर सकती है। वहाँ की पार्लियामेंट को मतलब कि मजबूर कर सकती है कि आप इस चीज़ पे कानून बनाएं। प्रत्यावर्तन मतलब कि जो प्रत्याशी चुना जा चुका है उसको वो लोग वापस भी कर सकते हैं। आप जैसे अपने यहाँ है कि सांसद और विधायक एक बार चुनने के बाद में 5 साल के बाद में ही आप उनको हटा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या है कि आप बीच में ही उनकी अवधि ख़त्म करके उनकी जगह किसी दूसरे को बैठा सकते हैं। बात होती है जनमत संग्रह। कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर वहाँ पे जनमत संग्रह हो जाता है और उस पर भी कानून वहाँ पे बनाए जा सकते हैं। तो ये था प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब बात कर लेते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। बात करें तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि तो अपने यहाँ का जो लोकतंत्र है उसको हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही बोलते हैं, क्योंकि लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं जो कि अपने यहाँ पर आए। क्योंकि हम लोग वोट डालने के बाद में जो सांसद और विधायक हैं वही सर्वोच्च शक्ति उनके हाथ में चली जाती है। वो अपना चुनाव जीतने के बाद में सारी की सारी पावर उनके हाथ में आ जाती है। अब हम लोग 5 साल के बाद में ही कुछ कर सकते हैं अगर उनको बदलना है, तो तब तक के लिए जितनी भी सर्वोच्च शक्ति है वो उन लोगों के हाथ में ही रहती है।
तो ये हुआ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब नेक्स्ट कीवर्ड जो है हमारा गणतंत्र। प्रस्तावना का अगला जो कीवर्ड है गणतंत्र। बात गणतंत्र पे कर लेते हैं। तो लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक होती है राजशाही व्यवस्था और दूसरी होती है गणतंत्र। इसमें क्या होता है कि जो राज्य का प्रमुख होता है, राजशाही में क्या होता है कि वो वंश परंपरागत होता है। जैसे कि इंग्लैंड में जो महारानी है, उनको वो अगर हट जाएंगी या मृत्यु होने के बाद में दूसरी महारानी उनके वंश से ही चुनी जाएंगी। अच्छा, गणतंत्र में क्या होता है कि चुनाव होता है। जो राज्य का मुखिया होता है उसके लिए चुनाव होता है, उसको चुना जाता है पार्टिकुलर अवधि के लिए। वो वंश परंपरागत नहीं होता कि आजीवन रहेगा, मृत्यु पर उसको चुनाव के द्वारा जो है अगले नेक्स्ट 5 साल में चेंज भी किया जा सकता है। तो अगला हम की पॉइंट देखते हैं। अगला जो की पॉइंट जो है वो प्रस्तावना में है न्याय। न्याय को हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा, प्रस्तावना में 3 तरीके का न्याय दिया हुआ है। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 तरीके का न्याय जो है हमारी प्रस्तावना में दिया गया। बात कर लेते हैं कि सामाजिक न्याय क्या है। अगर हम लोग थोड़ा देखते हैं कि सामाजिक न्याय की बात करें तो हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जाएगा। किसी के मतलब कि समाज में आप ये नहीं कह सकते हो कि ये काला है या गोरा है, इस बेस पे आप किसी से भेदभाव नहीं करोगे। समाज का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो धर्म हो, लिंग हो, जाति हो, रंग के आधार पर सरकार भेदभाव नहीं करेगी। चाहे वो महिला हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, इसमें आप भेदभाव नहीं करेंगे। दूसरी बात कर लेते हैं आर्थिक न्याय की। तो आर्थिक न्याय का मतलब है कि इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानताओं को दूर करना भी शामिल है। और जो क्या है कि आर्थिक कारणों के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब कि अगर किसी के पास में ज़्यादा पैसा है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको कुछ ज़्यादा ही छूट दे देंगे। कानून के मामले में सभी बराबर हैं। जो कानून एक गरीब के लिए बना है वही कानून एक जो है करोड़पति के लिए भी बना है। तो यही है कि आर्थिक न्याय क्या होता है। तो बात कर लेते हैं राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। अब इसमें भी वही आ जाती है कि पर्टिकुलर कोई कि आप संपत्ति के हिसाब से या जो है OBC ST मतलब कि कोई जनरल का है तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें जो है सिर्फ जनरल वाले ही कैंडिडेट जो है यहाँ पे चुनाव लड़ सकते हैं या OBC वाले ही लड़ सकते हैं या SC ST वाले। तो मतलब प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे और सरकार जो है किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगी राजनीतिक मामलों में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा की पॉइंट है हमारा वो है समता। तो आइए हम लोग समता को देखते हैं। तो समता में क्या है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराएगी। जो गवर्नमेंट हमारी है वो समाज के जितने कोई भी वर्ग हो, मतलब कि किसी भी वर्ग को विशेष अधिकार नहीं प्राप्त होंगे और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध करेगी। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो आरक्षण भी आ जाता है। तो आरक्षण का उपबंध अलग है, वो आगे के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा कि वो कैसे कैसे आरक्षण बना और किस तरीके से जो है चीज़ें हुई। तो आगे हम लोग जो हमारा की पॉइंट है अब वो देख लेते हैं। 8वां बात करते हैं बंधुत्व। जो प्रस्तावना में एक और की पॉइंट है बंधुत्व। तो बंधुत्व का मतलब है कि भाईचारे की भावना जो है इससे प्रदर्शित होती है। जो हमारे संविधान में बात है इसको बंधुत्व को इसलिए डाला कि भाईचारे की भावना। अब भाईचारे की भावना किस तरीके से प्रदर्शित होगी? एकल नागरिकता कर दी गई हमारे संविधान की। तो एकल नागरिकता का मतलब ये हुआ कि अब देश का चाहे कोई भी किसी भी राज्य का व्यक्ति हो तो वो भारतीय ही बोला जाएगा, ना पर्टिकुलर स्टेट का। जैसे कि आप ऊपर जम्मू कश्मीर के हैं तो ये नहीं कहा जाएगा कि आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, और नीचे कोई तमिलनाडु का तो वो ये नहीं कहेगा तमिलनाडु का नागरिक है। तो सभी यही बोलेंगे कि मैं भारतीय नागरिक हूँ। तो इससे कहीं ना कहीं भाईचारे की भावना विकसित हुई है। तो अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। जो हमारी जो संविधान में प्रस्तावना है उसका एक्चुअल में महत्व है क्या है, ये किस लिए जो है बनाई गई और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। कि प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। इसमें संविधान सभा की महान आदर्श और सोच को उल्लिखित करता है। तो इसका महत्व देख लेते हैं कि इससे हमको ये पता लगता है, अगर कोई संविधान मतलब कि
कोई व्यक्ति हमारी जो प्रस्तावना पढ़ता है तो उसको ये मालूम पड़ेगा कि राजनीतिक स्थिति हमारी कैसी है, धार्मिक कैसी है, नैतिक मूल्य जो हैं ये प्रस्तावना में दिए गए हैं, और जो हमारी संविधान सभा है ये उसकी महान और आदर्श सोच भी इसमें उल्लिखित है, दिखाती है कि उस समय के जो व्यक्ति जो थे वो किन किन बेसों पे हमारा संविधान बनाना चाहते थे और किन किन बातों पे उन्होंने जोर दिया। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं कि संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। अच्छा, एक डिस्प्यूट है जो कि बहुत ही ज़्यादा पेपर में आता है और इससे क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं पीसीएस में तो, और यूपीएससी में क्वेश्चन ज़्यादातर इसी डिस्प्यूट को लेकर पूछे जाते हैं। तो क्या डिस्प्यूट है कि संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि बार बार आता है कि क्या प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है या नहीं है, इसी को लेकर सबसे बड़ा विवाद रहता है। तो आज हम लोग इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, एक मामला था कि बेरूवादी संघ मामला, 1960 का ये केस था। तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि इसमें जो अपना जो ऑर्डर सुना है इसमें कह दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को एक भाग के रूप में मानने से इनकार कर दिया, तो बेरूवादी संघ मामला। दूसरा मामला है केशवानंद भारती मामला। तो केशवानंद भारती मामला कब आया था? 1973 में। तो 1973 में जब मामला आया तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो इसमें एक्सेप्ट कर लिया गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। अच्छा, अगला मामला आया जो था कि LIC ऑफ इंडिया मामला, 1995 में आया था। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का आंतरिक हिस्सा है। तो मतलब कि इसमें भी स्वीकार कर लिया गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। तो अभी तक यही डिसीजन चला आ रहा है, इसके बाद में कोई ऐसा केस नहीं आया जिसमें इसको बदलना पड़े। तो हम लोग अभी भी यही कहेंगे कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। अच्छा, आगे 2 पॉइंट हैं वो भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 2 पॉइंट है कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, मतलब कि जो विधायिका हमारी संसद है तो वो प्रस्तावना से पावर नहीं ले सकती। प्रस्तावना के हिसाब से ये नहीं कहेगी कि ये प्रस्तावना में लिखा है, इस पावर के हिसाब से हम ये करने वाले हैं, या कोई कानून नहीं बना सकती। और आगे पढ़ते हैं कि और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला, मतलब कि अगर उससे कानून नहीं बना सकते तो आप जनता भी, मतलब कि कोई ये भी नहीं कह सकता है कि आप प्रस्तावना के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता है कि जो संसद जो है वो जो कानून बनाएगी वो प्रस्तावना के हिसाब से बनाए, इस पर भी प्रतिबंध नहीं है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है कि ये गैर न्यायिक है, मतलब कि इसको लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं कि इसमें ये लिखा है तो इस बेस पे आप न्यायालय चले जाइए, अर्थात इसकी व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब कि जो लिखा है, अगर आप चले जाइए, कोर्ट चले जाइए कि सरकार इसके हिसाब से, प्रस्तावना के हिसाब से कानून नहीं बना रही है, तो आप कोर्ट जो है वो आपकी नहीं सुनेगी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, बात करते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन की संभावना, क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है या नहीं। तो यह प्रश्न पहली बार कब उठा? केशवानंद भारती विवाद 1973 में उठा कि क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। मतलब कि बात यह है कि संविधान का जो अनुच्छेद है 368, क्या उसके तहत संविधान संशोधन प्रस्तावना में किया जा सकता है कि नहीं। तो उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन जो इसके मूल विशेषता यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है, आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते हो। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा वो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। आप संशोधन कर लीजिए, लेकिन वो अगर सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करेगा, अगर उसको लगेगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ कर रहे हो, तो वो आपका संशोधन नहीं माना जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया। मतलब कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें अभी तक फिलहाल एक ही संशोधन हुआ है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया। इसके जरिए क्या किया गया कि इसमें 3 नए शब्दों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जोड़ दिए गए। इससे पहले जब मतलब कि हमारा संविधान बना था उसमें जो प्रस्तावना थी उसमें ये तीनों शब्द नहीं थे। ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। तो हम लोगों ने प्रस्तावना देख ली, तो आगे हम लोग बात करेंगे अगले। तो उम्मीद है कि आपने जितने भी प्रस्तावना के पॉइंट हैं
वो मैंने आपको ढंग से समझाए हैं। अगर कोई भी आपको डाउट हो प्रस्तावना से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ी सी और जानकारी दे दूँ कि हमारी प्रस्तावना में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि न्याय कितने तरीके के हैं, तो 3 तरीके के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर बात करें स्वतंत्रता तो 5 तरीके की स्वतंत्रता हमारे प्रस्तावना में लिखी है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। अगर बात करें कि समता की, अगर आपसे बात कर ली जाए कि कितने तरीके की समता है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 तरीके की समता हमारे प्रस्तावना में लिखी हुई है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है उस पे आते हैं। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो है संघ एवं इसके क्षेत्र। बात कर लेते हैं कि संघ भारत के जो राज्य हैं या उसके केंद्र शासित प्रदेश, भारत का मतलब क्या क्षेत्र है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये भाग 1 है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ एवं इसके क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाग 1 में क्या है, तो आप लगा सकते हैं कि संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद कितने से कितने तक, 1 से लेकर 4 तक भाग 1 है, जिसमें संघ एवं इसके क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया। तो हम लोग सबसे पहले अनुच्छेद 1 देखते हैं। तो अनुच्छेद 1 में लिखा है कि संघ के क्षेत्र का नाम क्या होगा। तो संघ का क्षेत्र का जो नाम है वो अनुच्छेद 1 में लिखा है। तो क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा बजाय कि राज्यों के समूह। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो हमारे यहाँ पे जो राज्य हैं वो राज्यों का एक संघ है हमारे यहाँ पे, कि ऐसा कि मतलब एक जो है अमेरिका का एग्जांपल ले लेता हूँ, एक मैं आपको अपने भारत का समझाता हूँ कि जैसे कि अमेरिका में क्या व्यवस्था थी कि जब अमेरिका आज़ाद हुआ था तो उसके जितने भी स्टेट थे उन लोगों ने समझौता किया कि हम सब लोग जो मिलकर एक अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्थापना करेंगे। तो और अपने यहाँ जब आज़ाद होने के बाद में क्या हुआ कि जो स्टेट थे उस समय उनको जो है विलय किया गया, ना कि उनसे समझौता किया गया। भारत जो है समझौते का परिणाम में ना होकर विलय किया गया। जितने भी उस समय रियासतें या पर्टिकुलर स्टेट थे उन सबको विलय करके भारत का निर्माण हुआ। तो विलय करने से क्या होता है कि आप दोबारा उनसे अलग नहीं हो सकते हैं, और समझौता अगर आपने किसी से कर रखा है तो उनको अलग होने का, जैसे कि अमेरिका में जो स्टेट है तो उनको पहले ये अधिकार था कि अगर वो हटना चाहे तो उस समझौते से पर्टिकुलर राज्य हट भी सकते थे, तो जिससे अमेरिका टूट सकता था। और अपने यहाँ तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए, तो विलय पत्र के बाद में मतलब आप हट नहीं सकते हो। तो इसीलिए हमारे जो भारत है उसका जो निर्माण हुआ है वो विलय पत्र के तरीके से किया हुआ है, समझौते का परिणाम नहीं है। तो आगे हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो जो दूसरा पॉइंट जो है उस पे आते हैं कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं जो भारत का क्षेत्र है वो किन किन श्रेणियों में बांटा गया। एक तो राज्य के क्षेत्र, जितने भी हमारे स्टेट हैं, तो जो राज्यों का क्षेत्र है वो भी कहाँ आएगा, भारत में। संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी जो भी है वो भी भारत में आएंगी। और क्या क्या भारत में आएगा, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। मतलब कि फ्यूचर में जो ऐसे कोई क्षेत्र हैं जिनको भारत संधि के द्वारा, खरीद के द्वारा, उपहार या लीज या हार या जीत के जो है वजह से अपने साथ में ऐड कर लेता है कि वो भी जो है भारत के अंग होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि जैसे कि भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया, जैसे कि उस समय दादर और नागर हवेली, गोवा हो गया, पुडुचेरी हो गया। ये हमारे यहाँ पे जो विदेशी जो उपनिवेश जो करके रखे थे, जैसे कि गोवा पुर्तगालियों के पास में था, पुडुचेरी फ्रांस के पास में था। मतलब कि जो फ्रांस और पुर्तगाली जो लोग थे उनके कब्जे में था, तो उनको जो है अधिकृत कर लिया गया किसी से कार्रवाई करके, युद्ध करके, किन्हीं समझौता करके, तो उनको अपने में शामिल कर लिया गया। तो ऐसे क्षेत्र भी भारत के हिस्से में ही आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भविष्य में और भी जो है हमारे यहाँ पे क्षेत्र ऐड हो सकते हैं कि अगर हम लोग किसी युद्ध के तरीका, या मतलब हम किसी देश की मतलब की भूमि खरीद लें, या कोई देश जो हमें अपने उपहार में कोई दे दे अपनी ज़मीन, तो वो क्षेत्र भी भारत का हिस्सा होंगे। तो अगला देखते हैं अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 की बात करें तो अनुच्छेद 2 में क्या लिखा है, पढ़ते हैं कि नए राज्यों का नामांकन अथवा स्थापना। तो पढ़ते हैं कि अर्थात उन राज्यों जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है
के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। अच्छा, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो मैं अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर करा देता हूँ कि अनुच्छेद 2 में क्या है कि अभी अनुच्छेद 2 में वो राज्य आएंगे कि जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है, प्रेजेंट टाइम में भारत का हिस्सा नहीं है, वो फ्यूचर में ऐड किए जाएंगे। मतलब कि कहने का मतलब है कि जैसे कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, या नेपाल हो गया, या बांग्लादेश हो गया, तो इनकी अगर हम ज़मीन या तो ये हम संधि करके ले लें या युद्ध से हम लोग इनको जीत लें, तो जो उनका जो हिस्सा हमारे में ऐड होगा तो वो अनुच्छेद 2 में आएगा, नए राज्यों का नामांकन एवं स्थापना। तो अनुच्छेद 2 में कौन से आएंगे जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन फ्यूचर में बन सकते हैं, तो वो जो हिस्सा ज़मीन का आएगा वो अनुच्छेद 2 में आएगा। ठीक है, उनसे जो नया राज्य निर्मित होगा वो अनुच्छेद 2 में आएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 3 की। तो अनुच्छेद 3 में क्या कौन से स्टेट आते हैं? अनुच्छेद 3 में वो आते हैं कि नए क्षेत्रों की स्थापना तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा एवं नामों में परिवर्तन देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 3 में कहने का मतलब है कि जो अभी जो है वो भारत का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन और जैसे कि अपने यहाँ जो स्टेट है वो अभी भारत का हिस्सा है, तो उनसे क्या करना, किसी जैसे कि पार्टिकुलर राज्य है तो मतलब कि 2 राज्यों से मिलकर एक बड़ा राज्य बना दिया, या 2 राज्यों से मिलकर एक नया राज्य बना दिया, तीसरा राज्य बना दिया। मतलब कि क्या होता है कि किसी राज्य के क्षेत्र को संसद जो है बढ़ा सकती है, घटा सकती है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो ये जो सारे परिवर्तन होंगे वो अनुच्छेद 3 के तहत किए जाएंगे। मतलब कहने का है मेरा कि जो हिस्सा जो भारत में प्रेजेंट टाइम पे मौजूद है उसमें अगर परिवर्तन करना है तो वो अनुच्छेद 3 में आएगा आपका, और अनुच्छेद 2 में वो हिस्सा आएगा जो अभी भारत के पास में नहीं है, तो जो फ्यूचर में अगर ऐड होगा तो वो जो है अनुच्छेद 2 में आने वाला है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। तो देखते हैं कि अनुच्छेद 4 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 4 में लिखा है कि अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 से संबंधित जो संशोधन हो गए। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया कि जो अनुच्छेद 3 में जो है जो संशोधन करेगी संसद, तो उसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होगी। तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेकर ही संसद कानून बना लेगी, उससे पहले नहीं। अगर राष्ट्रपति की मंजूरी आप पहले नहीं लेते हो तो आप उस पर कानून नहीं बना सकते हो। तो बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। तो अनुच्छेद 4 में क्या लिखा है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से संबंधित संशोधन जो है वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। मतलब कहने का मतलब जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो हम लोग संशोधन करेंगे, नए राज्यों को ऐड करना या पुराने राज्यों की ही सीमाओं में परिवर्तन करके नए राज्य बनाना, ये जो संशोधन होंगे ये साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा होंगे। साधारण जो संसद में साधारण प्रक्रिया चलती है उसी के हिसाब से किए जाएंगे, ना कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं कि अब बात करते हैं कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं वो बने कैसे आखिरकार। जो अभी हम लोगों ने बात कर ली कि अनुच्छेद 1 में क्या है कि भारत एवं उसके राज्य, हम लोग जो राज्य और केंद्र शासित बोलते हैं, आखिरकार वो बने ही कैसे। अब चलिए थोड़ी चर्चा उस पर भी कर लेते हैं। हुआ क्या कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान नामक 2 राज्य बन गए। तो आगे हम देखते हैं कि जो बंटवारा होने के बाद में क्या हुआ कि उस समय 2 तरीके के प्रांत थे। एक थे ब्रिटिश प्रांत, और जो दूसरी कैटेगरी थी वो थी देसी रियासतें। अच्छा, देसी ब्रिटिश प्रांतों को तो जो है कि बंटवारा कर दिया गया कि हाँ ये हिस्सा जो है पाकिस्तान के पास में जाएगा, ये जो है भारत के पास में रहेगा। लेकिन जो देसी रियासतें थी उनको 3 विकल्प दे दिए गए कि या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, या पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या अपना स्वतंत्र प्रतिरूप बनाए रखिए। तो देसी रियासतों की बात कर लेते हैं। तो उस समय जो देसी रियासतें थी वो टोटल 552 देसी रियासतें थीं। भारत की जो मतलब कि पाकिस्तान को हटाने के बाद में, पाकिस्तान को बंटवारा होने के बाद में जो रियासतें कितनी बची थी, 552 देसी रियासतें बची थीं जो कि भारत की भौगोलिक सीमा में थीं। तो उसमें से 549 जो थी वो उस समय भारत में शामिल हो गई थी। तो और जो बची थी 3 जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, तो हैदराबाद जो है पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो है उसको अपने मतलब कि अपने यहाँ पे ऐड किया गया, और जो जूनागढ़ था उसको जनमत संग्रह के द्वारा, और कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराने के बाद में भारत में मिला लिया गया। अच्छा, अब जो है कि आपने देखा कि जो आज़ादी के बाद में जो रियासतें थी, जो हमारा पूरा का पूरा भारत था, कई
प्रांतों या देसी रियासतों में जो बटा था उसको मतलब कि पूरा एक मिला के भारत बन गया था। तो अब बात आती है कि जो अभी हम लोग जो राज्य देखते हैं कि 28 राज्य जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये किस तरीके से बने, और अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि इनका मतलब कि किस किस तरीके से ये प्रोसेस हुई कि उन लोगों ने जो इतनी रियासतें थी उनको जो राज्यों में किस तरीके से बंटवारा हुआ। तो हम लोग ये देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए, उस समय 2 आयोग, एक धर आयोग बना और एक जेबीपी समिति। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, धर आयोग और जेबीपी समिति। देखते हैं इन लोगों को क्या काम मिला और क्या दिया गया। तो देसी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी था। बिल्कुल सीधी सी बात है कि देसी रियासतों को भारत में मिला तो लिया गया, लेकिन वो अस्थायी थी। देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण भारत से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। अब जो इकट्ठी जो रियासतें हो चुकी थी, अब उनका जो है उनको राज्य के रूप में डिवाइड करना था। तो बात आती है कि उनको किस तरीके से प्रशासनिक रूप से या जो है भाषा के आधार पर मांग होने लगी। दक्षिण में जो मांग होने लगी कि भाषा के आधार पर आप राज्यों का गठन कर दीजिए, जैसे कि कोई तमिल लैंग्वेज है, कोई तेलुगु है, तो इसके हिसाब से वो अपने यहाँ पे राज्य बनाने की मांग करने लगे कि हम तमिल वालों का अलग राज्य बना दीजिए, कि तेलुगु वालों का अलग राज्य होना चाहिए। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जून 1948 में भारत सरकार ने क्या किया कि एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई। अच्छा, तो एस.के. धर ने समिति जो बनी थी, तो उसमें कहा गया कि आप इस बात को देखिए कि किन किन चीज़ों पे आप जो है आप हाँ, तो जो एस.के. धर जो समिति बनी थी उनको काम दिया गया कि आप डिसाइड करिए कि आप रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करिए कि किस किस बेस पे हम लोग राज्यों का गठन किया जाए। तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने सिफारिश क्या की कि राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषाई कार्य के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। तो आयोग ने मना कर दिया कि भाषाई आधार पे तो नहीं बनने चाहिए राज्य, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होने चाहिए। तो इस बात को लेकर जो है कि पब्लिक में असंतोष हो गया। तो जब पब्लिक में असंतोष हो गया, दक्षिण में सबसे ज़्यादा विरोध दक्षिण में ही हुआ इसका, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यही चाहते थे कि ऊपर जो साउथ वाले हैं वो हिंदी भाषी राज्य हैं तो उनको तो प्रॉब्लम नहीं आनी थी, लेकिन जो दक्षिण वाले थे वो अपनी अलग भाषा को लेकर ही प्रांत बनाना चाहते थे। तो उन लोगों ने इसका विरोध कर दिया। तो विरोध करने के बाद में क्या हुआ कि इसके बाद में जो है भारत की जो सरकार थी, यानी कि कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया कि दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया, जिसको हम लोग जेबीपी समिति बोलते हैं, जिसमें कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। तो ये जो समिति बनी, इसने अपनी रिपोर्ट जो है अप्रैल 1949 में पेश की। बनी कब थी? दिसंबर 1948 में। रिपोर्ट कब पेश की इसने? अप्रैल 1949 में पेश की। तो इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया कि राज्यों के पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो इस समिति ने भी जो कह दिया कि जो राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ इसके तो हुआ क्या कि 1953 का ये जो है महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है कि आंध्र प्रदेश जो है 1953 में बना। किस वजह से आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था? अच्छा, हुआ क्या था कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता था पोट्टी श्री रामोलू। तो इन्होंने क्या, ये जो है अनशन पे बैठ गए थे, भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, और 56 दिन बैठने के बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये चाहते थे कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हो। तो जो इनकी मृत्यु हो गई तो भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर 1953 में नया राज्य गठित कर दिया। तो अब जब एक राज्य बन चुका है तो जाहिर सी बात है कि जो बाकी के जो प्रांत हैं उसमें भी आवाज़ उठने लगी कि भाषा के आधार पर हमारा भी राज्य बनना चाहिए। तो आगे देखते हैं कि हम लोग इसके बाद में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश बनने के बाद में क्या स्थिति हुई। तो उसके बाद में फजल अली आयोग की नियुक्ति की गई। कब की गई? दिसंबर 1953 में। ये 3 सदस्य था इसके, एक तो फजल अली इसके जो अध्यक्ष थे, बाकी 2 सदस्य कौन थे? के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू जो थे इसके सदस्य थे। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि इस समिति ने क्या किया। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार तो बनाना चाहिए,
लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इसने भी अस्वीकार कर दिया कि मतलब कि भाषा के आधार पर चलिए आप राज्य बना दीजिए, लेकिन ये नहीं होगा कि एक राज्य की पर्टिकुलर एक ही भाषा होगी, राज्य और भी भाषाओं को प्रोत्साहन दे सकता है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि जो ये फजल अली समिति बनी थी, इसने कुछ पॉइंट बताए थे जिन पे आप राज्यों को निर्माण करना था। तो इसकी जो सिफारिश थी वो सरकार ने कहीं ना कहीं कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन करने के बाद में इसकी सिफारिशों को मान लिया, और इसने जो पॉइंट बताए थे वो किन किन पॉइंटों पे राज्यों का निर्माण होना था, चलिए वो हम जल्दी से देख लेते हैं। कि देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुरक्षण एवं संरक्षण को ध्यान में रखा जाना चाहिए, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता को ध्यान में रखना चाहिए, वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क को ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही जो है राज्यों का निर्माण होना चाहिए। तो उसके बाद में जो सरकार ने इन सिफारिशों को मान लेने के बाद में सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया 1956 में, और 7वां संविधान, और जो इसको पारित करने के बाद में ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 1956 में, जब 1956 की बात करें तब 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो है सरकार ने उस समय निर्मित कर दिया। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो राज्य हैं वो किस तरीके से बने, क्या क्या परेशानियां आई, कौन कौन सी समितियां जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण समितियां हैं, कि जो भी मैंने पढ़ाई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण समितियां हैं। आप उन समितियों को भी याद कर सकते हैं, उनकी डेट भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करिए, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे लाभ हो सके। तो आगे भी मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।